नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी की काव्य सत्रह नींव की ईंट हो तुम दीदी के आरंभ के 2 पद्यांशों की विस्तृत समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत काव्य में बच्चों के जीवन में संस्कार देने वाली तथा ज्ञान प्रदान करने वाली दीदी के प्रति कवि की श्रद्धा व सम्मान की भावना व्यक्त हुई है। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाँव सी, कभी ढिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी, तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है और उसी में कवि को अपने जीवन की सार्थकता नजर आती है। तभी तो छात्रों, कवि ने प्रस्तुत काव्य के शीर्षक में ही कहा है कि दीदी आप तो नींव की ईंट हो। छात्रों, नींव की ईंट यानी बुनियाद या आधारशिला, और इसी बुनियाद या आधार रूप शिला पर ही तो इमारत का आधार एवं मजबूती निर्भर होती है। बिना नींव के इमारत या घर आंधी, तूफान, भूकंप, बारिश आदि आपदाओं में ढह जाएगा। अतः इमारत या घर का आधार, उसकी आयु, मजबूती, सुंदरता सब कुछ नींव की ईंट पर ही तो छात्रों निर्भर होती है। स्त्री भी माता या दीदी या बहन या भाभी किसी भी रूप में हम सबकी संसार की जन्मदात्री है और पालन करता है। हम सभी के अस्तित्व का आधार भी तो स्त्री ही है। अतः प्रस्तुत काव्य में कवि ने दीदी के गुणगान गाए हैं और परिवार में बच्चों के जीवन को संवारने में दीदी की अहमियत विभिन्न प्रतीकों या रूपकों के द्वारा कवि ने स्पष्ट की है। पर छात्रों, उसके पहले हम काव्य की इन सारी बातों को हम समझे, उसके पहले काव्य के रचयिता या रचनाकार श्री उदय प्रकाश जी का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर ले। छात्रों, श्री उदय प्रकाश जी 8वें दशक के एक चर्चित कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार हैं। इनका जन्म छात्रों मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले कवियों में प्रमुख श्री उदय प्रकाश जी की छात्रों कुछ कृतियों के अंग्रेजी, जापानी एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं और लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुदित है। तो उनकी कई कहानियों का रंगमंच पर सफल प्रस्तुतिकरण भी हुआ है। तो उपरांत और मोहनदास कहानी संग्रह की कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। वे कई टीवी धारावाहिकों के निर्देशक व पटकथाकार भी रहे हैं। मृत्यु से डरकर जीवन की दासता नहीं करनी मुझे, सिर्फ जीने के लिए मृत्यु से हारूंगा नहीं, जैसी पंक्तियों की रचना करने वाले श्री उदय प्रकाश जी का साहित्य प्रेमियों में बहुत बड़ा नाम है। भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्तिबोध सम्मान से सम्मानित श्री उदय प्रकाश जी के संक्षिप्त परिचय के बाद अब छात्रों, उनकी प्रस्तुत रचना नींव की ईंट हो तुम दीदी की बात करें तो काव्य के आरंभ में ही कवि ने दीदी के लिए पीपल के पेड़ का रूपक के रूप में या प्रतीक के रूप में इस्तेमाल या प्रयोग या उपयोग किया है। और कवि ने काव्य के आरंभ में ही लिखा है, पीपल होती तुम दीदी पिछवाड़े का, तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छाह तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर में। छात्रों, उपरोक्त पद्यांश में प्रयुक्त शब्द पिछवाड़ा अर्थात घर के पीछे की खुली जगह अर्थात पिछवाड़ा, तो घनी या घना का विलोम है वीरल, तो टहनी या टहनिया अर्थात डाली, लता, वलरी आदि। तो छात्रों,
आकार वाली एक हरे रंग की चिड़िया है जो अपनी चोंच में तिनका दबाए निरंतर उड़ती ही रहती है। तो बसेरा अर्थात निवास करना या रहना। तो घोंसला यानी नीड घास फूस से बना पक्षियों का घर। तो पद्यांश में प्रयुक्त शब्द दूर का विलोम है निकट या नजदीक। तो पहाड़ यानी पर्वत, गिरी, नग, शैल आदि। तो जंगल अर्थात वन या कानन। छाह अर्थात छाया और छाह या छाया का विलोम है धूप। ठंडी यानी शीतल और उसका विलोम है उष्ण या गर्म। तो दोपहर अर्थात मध्याह्न यानी दिन का वह समय जब सूर्य हमारे सिर पर होता है या सिर पर आता है। छात्रों, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाली समय की एक इकाई है पहर। 24 घंटे में छात्रों 8 पहर होते हैं, यानी एक पहर औसतन 3 घंटों के बराबर होता है। छात्रों, इन पहरों के नाम मैंने यहाँ दिए हैं, देख लीजिएगा। पक्षी का निवास ही पेड़ है और पेड़ पर ही वे घोंसला बनाकर बसेरा करते हैं। अतः इस पद्यांश में कवि ने स्वयं को हारिल पक्षी और दीदी को पीपल के वृक्ष के समान बताया है और कहा है कि दीदी, यदि तुम या आप हमारे घर के पिछवाड़े का छायादार पीपल का वृक्ष होती तो हम बच्चे आपकी घनी और हरी टहनियों के बीच हारिल पक्षी की तरह अपना घर बसाते। छात्रों, हारिल पक्षी की विशेषताएं यहाँ कवि ने स्पष्ट की है और उसके माध्यम से कवि ने खुद में एवं हारिल पक्षी में क्या साम्यता या समानता है वह स्पष्ट की है, बताई है। कवि कहते हैं कि दीदी, हारिल पक्षी भी हमारी तरह होते हैं जो कभी घोंसला यानी कि नीड या अपना घर कहीं नहीं बनाते और इसीलिए वे एक स्थान पर स्थायी रूप से कभी रहते भी नहीं हैं। वे तो दूर पहाड़ों से उड़कर आते हैं और दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। छात्रों, ये आप भी भली भांति जानते हैं कि हारिल पक्षी या चिड़िया की तरह बच्चे भी बड़े चंचल अस्थिर होते हैं। वे कहीं एक जगह टिकते अस्थिर रहते नहीं हैं। अतः ऐसे हारिल पक्षी के साथ कवि ने स्वयं की तुलना की है और दीदी को पीपल के वृक्ष की ठंडी छाह या छाया के समान बताते हुए इस पद्यांश के अंत में कवि दीदी से कहते हैं कि दीदी, पीपल की छाह या छाया दोपहर में आप ही की तरह ठंडक प्रदान करने वाली होती है। छात्रों, जिस प्रकार कड़ी धूप में वृक्षों की छाया ही हमें धूप से बचाती है और शीतलता प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठोर विषम परिस्थितियों के दौरान बड़ी दीदी या बड़े भाई का मार्गदर्शन ही हमें सही राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है तथा जीवन के कठोर, क्रूर, दुख, समस्याएं, निष्फलताएं आदि के बीच भी उनकी उपस्थिति, उनका प्रेम, उनका स्नेह आदि ही हमारे अंदर आत्मविश्वास, हिम्मत आदि का संचार करता है। बड़ी दीदी या बड़े भाई या यूं कहें कि परिवार साथ होने से हम सुरक्षित भी रहते हैं और समस्या का मुकाबला करने के लिए सक्षम या काबिल भी बन जाते हैं। छात्रों, अब काव्य के दूसरे पद्यांश की बात करें तो कवि अपनी दीदी को अंधकार दूर करने वाले दिए के समान बताते हैं और कहते हैं, ढीबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तल छट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभव से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। छात्रों, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढिबरी अर्थात मिट्टी का एक छोटा दिया। तो बचपन का विलोम है बुढ़ापा। तो कच्चे आम आदि में मसाला तेल डालकर बनाया गया चटपटा स्वादिष्ट खाद्य अर्थात अचार। तो अचार के बर्तन में नीचे इकट्ठा हुआ तेल यानी तलछट। तो कपास यानी रुई। तो बाती मतलब रुई या सूत का बटा हुआ लंबा लच्छा जो दीपक में रखकर जलाते हैं। तो जल या नमी चूसना यानी सोखना या सोख कर। तो किस्से अर्थात प्रसंग या कहानी या घटना। तो उजली यानी उज्ज्वल, पर हम यहाँ इसका अर्थ करेंगे साफ, स्वच्छ, सुथरी। और उजली का विलोम है धुंधली, धुंधला या धूमिल। गूंगी यानी मौन, चुप। तो घास फूस से बनाई गई घर की छत अर्थात छप्पर। और साफ साफ न दिखाई दे ऐसा अर्थात धुंधला। तो कठिन माने मुश्किल, विकट और कठिन का विलोम है सरल
या आसान, तो रोशनी माने प्रकाश, उजाला, और उसका विलोम है अंधेरा या अंधकार या तिमिर, और बड़े या बड़ा का विलोम है छोटे या छोटा। अब छात्रों प्रस्तुत पद्यांश की बात करें तो जिस प्रकार एक छोटा सा दिया भी घने से घने अंधकार को भी दूर कर देता है, ठीक इसी प्रकार इस पद्यांश में कवि ने दीदी की तुलना डिबरी यानी दिए के साथ करते हुए कवि कहते हैं कि दीदी आप तो उस डिबरी के समान हो जो हमारे जीवन के अभाव रूपी तेल में अपनी कपास की यानी रुई की बाती डुबोकर स्वयं जलती रही और हमें प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश देती रही। दीदी के ज्ञान रूपी प्रकाश में कवि कहते हैं कि हम बच्चों ने पहल सीखा था अक्षर लिखना, यानी कि दीदी से ही कवि ने पढ़ना लिखना आदि सीखा, और दीदी के मुंह से ही कवि ने अनुभवों से पूर्ण किस्से कहानियाँ आदि सुनी। छात्रों जब नर्सरी ट्यूशन प्रथा आदि नहीं थी तब बच्चे घर में मम्मी या बड़ी बहन या बड़े भाई से ही पहल अक्षर ज्ञान सीखते थे तथा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी दिक्कतें या प्रश्न बड़ी बहन या बड़े भाई आदि ही दूर करते थे। कभी आगे दीदी से कहते हैं कि जलती रही तुम, अर्थात जिस प्रकार दिया या बाती छात्रों स्वयं जलकर या नष्ट होकर हमें रोशनी या उजाला देते हैं, ठीक उसी प्रकार दीदी भी घर के अभाव या दुख आदि सहकर भी अपने प्यार व ज्ञान का प्रकाश घर में चारों तरफ फैलाती रही। आगे कवि कहते हैं कि घर की गूंगी यानी कि मुक दीवारें तुम्हारा धुआं सोखती रही, अर्थात छात्रों घर के बच्चों को संस्कारित करने के लिए दीदी ने जो कुछ भी सहा या श्रम आदि किए उसकी साक्षी या गवाह है घर की गूंगी या मौन मुक दीवारें। और इतना ही नहीं, दीदी के ज्ञान रूपी प्रकाश से छप्पर का एक एक तिनका भी धुंधला या धूमिल होता गया, अर्थात घर के बच्चे दीदी से ज्ञान अक्षर ज्ञान प्राप्त करते करते बड़े होते गए और दीदी से उन्हें अनुभव से पूर्ण किस्से भी जीवन उपयोगी किस्से कहानियाँ सुनने का मौका भी बच्चों को प्राप्त हुआ जो उन्हें बड़े होने पर बड़े काम आएंगे। अब कवि ने जो दीदी के लिए अन्य प्रतीकों का प्रयोग या उपयोग किया है तथा बच्चों के परवरिश में दीदी का जो मूल्यवान या अमूल्य योगदान है उसके बारे में हम विस्तृत समझ अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे। उम्मीद है छात्रों ये पूरे दोनों पद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे।